क्या बढ़िया लाइन लिखी हुई है गाइस कि जीतने का जुनून होना चाहिए। क्या जीतने का जुनून होना चाहिए। तो जब जीतने का जुनून होता है तो किस्मत भी एक दिन आपकी दासी हो जाती है। लोग बार अक्सर जो है वो कंप्लेन करते रहते हैं कि अरे यार मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है। क्यों कंप्लेन करना, किसके लिए कंप्लेन करना। किस्मत पे भरोसा नहीं करना, अपनी मेहनत पर भरोसा करना, अपने हार्ड वर्क पर भरोसा करना, स्ट्रगल पर भरोसा करना कि नहीं यार मुझे तो निकालना, अपने माइंडसेट पर भरोसा करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही होगी। मैं भी न्यूज़पेपर की स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अनअकैडमी से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये जो डेट है 29 मई 2022, अलार्म लगा लो अपने फ़ोन पे। इस डेट का रिमाइंडर सेट कर लो। 11 बजे का टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे लिंक का यूज़ करते हुए तुरंत के तुरंत अपने आप को एनरोल कर दो, क्योंकि इस दिन आपका एक टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पर। और ये करंट अफेयर्स का स्पेशल टेस्ट होगा और ये गेमीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। करंट अफेयर स्पेशल टेस्ट है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस का मेगा कॉम्बैट है। टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं वो करंट अफेयर्स के आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन। 250 लकी पार्टिसिपेंट को अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा 10,000 रुपए तक। और इवन ये जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट का इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट अवेलेबल होगा। तो आज के आज अपने आप को एनरोल कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज हैं सबके प्राइस बढ़ रहे हैं। 20% जो है वो हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ने से पहले तुरंत के तुरंत खरीद लो अनअकैडमी का जो भी आपको कोर्स खरीदना है। और अगर आप झासर JHASIR इस कोड का यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और कभी भी अनअकैडमी कोड मांगे तो उसको क्या देना है, झासर JHASIR। और प्रीलिम्स का रिवीजन कार्निवल भी जो है वो चल रहा है, तो इसमें भी आप जो है वो एनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनअकैडमी कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको 50% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है अनअकैडमी में। और आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है। और देखिए, मंडे टू फ्राइडे रात में 7:30 बजे 20 MCQ होते हैं। 20 MCQs का एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। आप जानते होंगे प्रशांत धवन जी को, राइट? काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है, वो भी अनअकैडमी का ही, आपको पता होना चाहिए। तो उस पर ये प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी आप इनको भी जानते हैं, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर जी, तो इनकी भी फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलती है हर सैटरडे शाम में 5 बजे। तो ये सब अनअकैडमी का है, कुछ चीज़ें जो आपको बतानी थी। तो फटाफट एनरोल कर लो अनअकैडमी में अपने आप को। सो उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, एकदम फुल टू एनर्जी के साथ आज का दिन जो है वो शुरू कर रहे हैं। एंड जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं, जिनको लाइव सेशन के बारे में नहीं पता है, द हिंदू का एक प्राइवेट लाइव सेशन हमारा कंडक्ट होता है, तो आप उस लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन किया करें रोज सुबह 9 बजे। जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर इस पर्टिकुलर लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर चेक करिएगा। वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के जरिए जो है वो आप एनरोल हो सकते हैं। और इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको रोज सुबह 9 बजे जो है वो डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है वो द हिंदू की क्लास अटेंड करनी है। चलिए, सो जैसे ही गाइस आज 24 मई 2022 है। एंड हेडर पर हमारे लिए ज्यादा न्यूज नहीं है। कास्ट सेंसस के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस गाइस ऋग्वेद के समय से चला आ रहा है। ये जो सेंसस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, इनसे रिलेटेड आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, राइट? कौटिल्य ने ये सेंसस जो है वो तैयार किए थे, क्योंकि ये सर्वे होते हैं, ये बताते हैं। इस सेंसस के थ्रू पता लगता है हमें कि एक पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। अभी यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कास्ट सेंसस के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में कास्ट सेंसस नहीं होते, कास्ट सेंसस होते हैं। जाति के आधार पर भी लोगों को कैटेगराइज जो है वो किया जाता है, होता है, बट इसको पब्लिक नहीं किया जाता है, यानी कि इसके डेटा को पब्लिक नहीं किया जाता है। और इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि दिक्कतें हो सकती हैं, डिस्क्लोज नहीं करते। क्योंकि लड़ाई झगड़ा समूह के बीच में जो है वो हो सकता है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कुछ लोग शायद टारगेट कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता कास्ट सेंसस के डेटा को। बट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे आप लोग, आप कल को जाके जब ऑफिसर्स बनेंगे तो इन डेटा की मदद से जो है वो आपको हेल्प मिल सके वेरियस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में या वेरियस पॉलिसीज डिजाइन करने में। तो ये एक बस बेसिक छोटी सी चीज थी कास्ट सेंसस के ऊपर। हालांकि पॉलिटिकल न्यूज आपके लिए जो है वो काम की नहीं होती है। नेक्स्ट
हेडर पर हम लोग को जो है वही यूक्रेन का इशू जो है वो देखने को मिल रहा है, जो उतना कुछ खास काम का नहीं है, अभी कोई नई अपडेट नहीं आई है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रही है, फोर्थ क्वार्टर पर 3.5% की हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये एक न्यूज है। चलिए, अब मेन जो न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, आपको याद आ रहा है कल हमने बात करी थी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक इनिशिएटिव हम लोग को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से देखने को मिल रहा है, इसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। याद आ रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, कल हमने डिस्कस किया था। जापान के अंदर ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कंडक्ट हो रहा है और इंडिया ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया है और यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। अच्छा, इस फ्रेमवर्क के अंदर चार मेन पिलर जो है वो कौन से हैं, ये लिख लीजिए। इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, आईपीईएफ जो है, उसके चार मेन पिलर है, ये लिखिए आप। इसमें है ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंसी, देखो व्यापार करना, कंट्रीज आएंगी, कंट्रीज मिलेंगी, कंट्री करेंगे व्यापार, ठीक है। फोकस किया जाएगा कि सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। थर्ड जो है वो क्लीन एनर्जी और डीकार्बनाइजेशन के ऊपर, क्लीन एनर्जी और डीकार्बनाइजेशन, आज की डेट में पोल्यूशन लेवल इतना ज्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए किया गया है। एंड फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो टैक्सेस और एंटी करप्शन मेजर का है, टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर। और इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इस ग्रुप के अंदर 10 जो मेंबर्स, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के, जिसको हम लोग आशियान कहते हैं, तो आशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, उसके जो टोटल 10 मेंबर है उनमें से 7 इसके अंदर शामिल है और 4 क्वाड की कंट्री और न्यूजीलैंड। तो आप लिखिए कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो लिखिए 7 आशियान मेंबर्स, कॉमा क्वाड मेंबर्स। क्वाड तो आपको पता है क्वाड के कौन से मेंबर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और न्यूजीलैंड। तो इन ये कंट्रीज मिलकर जो है वो क्या बना रही है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार किया है। और ये सभी कंट्रीज को अगर आप मिला दें तो इस पूरी कंट्री की जो टोटल जीडीपी है वो पूरे दुनिया भर की जीडीपी का 40% है, 40% है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट हम लोग को यहाँ पर मिल गया। मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड नोट्स आपने तैयार कर लिए होंगे। जो जो चीज का बस मैं बोलूंगा सिर्फ उन्हीं चीज के नोट्स बनाइएगा, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी कुछ दिनों में स्पेशल क्लास शुरू हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आपको ऑलरेडी पूरी चीज पीडीएफ मिली जाएगी, मैगजीन वगैरह सब कुछ। सो यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स ने यह भी क्लियर किया कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है कि जो कि सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता हो, क्योंकि इसमें और भी काफी सारे पिलर्स है। क्लाइमेट चेंज की भी ये बात कर रहा है, सप्लाई चेन को डिसरप्ट नहीं होने देना उसकी भी ये बात कर रहा है ना। और ये चीज हम लोग को देखने को मिली, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंट्रीज जो है वो सिर्फ टैरिफ रिड्यूस करने के ऊपर डिस्कशन अपना नहीं रखेंगी, राइट। और इवन ये रिप्लेस नहीं कर रहा है 11 नेशन के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 2017 में क्विट किया था। ना ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को, और जहां पर चाइना हम लोग को देखने को मिलती है। और अभी देखिए आसियान की टोटल 10 कंट्रीज और उनमें से 7 ने इसको ज्वाइन किया, 3 ने जैसे ज्वाइन नहीं किया तो वो चाइना की अलाय है, चाइना की फ्रेंडली कंट्रीज है, जैसे कि म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। तो इन लोगों ने इसे जो है वो ज्वाइन नहीं किया, राइट। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। एक मिनट, चलिए। और एक अपडेट छोटा सा सामने आया है, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हम लोग को विनय कुमार सक्सेना देखने को मिल रहा है, तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रही है वही ताइवान से रिलेटेड। ताइवान की लोकेशन सभी लोग जानते हैं, कहां पर है ताइवान, बताइए जरा ताइवान कहां पर है। आपको अपने घर पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा कर रखना है, एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप है और एक बड़ा सा इंडिया का मैप आपको लगा कर रखना है। साउथ चाइना सी के पास आपको नजर आता है। चलिए मैं आपको ताइवान की लोकेशन दिखाता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, रुकिएगा एक मिनट। मैं ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मैप, और मैप की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करेंगे। ताइवान स्ट्रेट से रिलेटेड टॉपिक जो है वो ऑलरेडी न्यूज में गाइस आ चुका है, कई बार आ चुका है। ताइवान स्ट्रेट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। साउथ चाइना सी के पास जो कंट्रीज है ना उसके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। चलिए ये देखिए, ये अपन मैं इसको जूम आउट पहले कर देता हूँ। देखिए ये प्यारा सा इंडिया आपको जो है वो हमारा नजर आ रहा है। इंडिया से अपन को ईस्ट की तरफ चलना है, अपन ने तैरे बे ऑफ बंगाल में हमने अपनी बोट लेके गए, बोट को रखी, अपन ने अपनी फॉर्च्यूनर उठाई, म्यांमार से थाईलैंड की तरफ गए, वियतनाम की तरफ गए, और ये देखिए फिर से हमने जो है वो एक अपनी शिप उठा ली और फिर उससे हम फिलीपींस की तरफ गए। देखिए फिलीपींस सी आपको नजर आ रहा है।
फिर उससे थोड़ा सा ऊपर गए हम लोग, हमको ईस्ट चाइना सी जो है वो नजर आ रहा है ना? ईस्ट चाइना सी दिखाई दे रहा है। ईस्ट चाइना सी के ऊपर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, साउथ कोरिया जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। बट आपको साउथ कोरिया की तरफ जो है वो नहीं आना है, वापस येलो सी को देख लो एक बार, सी ऑफ जापान को देख लो एक बार, थोड़ा सा सी ऑफ जापान तक घूम के आ जाते हैं हम लोग। फिर यहाँ से अपन यू टर्न लेते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। आइए नीचे की तरफ, ईस्ट चाइना सी जहां पर दिखाई दे रहा है, नीचे देखिए यहाँ पर आपको ताइवान दिखाई दे रहा है, साइड में आपको हांगकांग दिखाई दे रहा है, फिलीपीन सी भी यहीं पर ही है। गौर से देखिए पूरी चीजों को। और यहीं पर ही मेरे ख्याल से लिखा हुआ नहीं मिल रहा है इसमें, लिखा है क्या? नहीं लिख रहा। चलिए एनीवेज, ये देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये जो ताइवान और ये चाइना के बीच में जो ये पानी आपको नजर आ रहा है, ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में ये जो चैनल आपको दिख रहा है, अरे छोटा थोड़ा सा पानी जो आपको नजर आ रहा होगा, राइट? तो ये जो जो कभी भी स्ट्रेट जो होता है, क्या होता है? STRAIT, स्ट्रेट। किस चीज को हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं? दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करने वाला चैनल, दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करने वाला चैनल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। और ये कौन सा स्ट्रेट है? ये ताइवान स्ट्रेट है। वैसे तो लिखा हुआ आना चाहिए था यहाँ पर, पता नहीं क्यों लिखा हुआ नहीं आ रहा। हाँ देखो ये भी लिखा हुआ है, इस पर मैंने टच कर दिया तो ये आ गया यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट, STRAIT, राइट? तो ये ताइवान स्ट्रेट है, तो ये चीज ध्यान में रखना। और यहीं पर ही देखो ये हांगकांग भी आपको जो है वो नजर आ रही है, ताइवान। चाइना और ताइवान के रिलेशन बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है? वन चाइना पॉलिसी के तहत इसके रिलेशन है। कई बार लोग वन कंट्री टू सिस्टम बोलते हैं ताइवान को, भैया वन कंट्री टू सिस्टम हांगकांग और मकाऊ के केस में रहता है। ये देखो आपको जो ये हांगकांग दिखाई दे रहा है, यहीं पर ही आपको मकाऊ दिखाई देगा, यहीं पर ही, इसी के नजदीक नहीं था मकाऊ, कहाँ गया? ये देखिए ये हांगकांग और उसके जस्ट अपोजिट में मकाऊ आपको नजर आ रहा है। इन ये जो दो कंट्री, सॉरी दो टेरिटरी जो है चाइना के अंदर, ये जो टेरिटरी है हांगकांग और मकाऊ, ये वन कंट्री टू सिस्टम के तहत आती है। ये पहले जो टेरिटरी थी ब्रिटेन के अंदर थी, ब्रिटेन ने लीज पर चाइना को दिया है। लीज पर इन द सेंस कि मतलब ब्रिटेन ने बोला चाइना को कि यार इस कंट्री के अंदर ऑटोनोमस रूल जो है वो चलेगा, सॉरी इन दो टेरिटरी के अंदर ऑटोनोमस रूल जो है वो चलेगा, इनका खुद का रूल होगा, इनकी खुद की गवर्नमेंट होगी, कुछ कुछ चीजें जैसे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये चाइना संभालेगा, बाकी पूरी तरह से ये मतलब इंडिपेंडेंट होंगे ये दो टेरिटरी। तो ऐसा ब्रिटेन ने चाइना को बोला था और एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, कहा था कि 2047 और 2047 और 2049 के लिए ये एग्रीमेंट रहेगा, राइट? तो ये हांगकांग और मकाऊ के केस में आता है वन कंट्री टू सिस्टम, बट ताइवान के केस में क्या आता है? वन चाइना पॉलिसी। और ताइवान के बारे में थोड़ी सी और बात मैं आपको बता दूं, ये ताइवान में लोग आकर कैसे बस गए, तो ये नेशनलिस्ट लोग हैं गाइस। ये लोग क्या कर रहे थे कि चाइना के अंदर जो है वो बोल रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, चाइना जो है, चाइना का रूल जो है वो बिल्कुल बेकार है, ऑटोक्रेटिक रूल है, अपनी मनमानी चलाती है वहां की सरकार। तो यहाँ की मिलिट्री ने इनको भगा के यहाँ पे भेज दिया लोगों को। तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ना, तो ये नेशनलिस्ट लोग हैं, ये चाइना के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो चाहते हैं, फुल कंप्लीट डेमोक्रेसी, राइट? तो ये एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है न्यूज़पेपर में, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, राइट? चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ वापस से न्यूज़पेपर की तरफ। आइए, थैंक यू अमित जी, आपको जो है वो समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो ये चीज हमने देख ली ना। तो अभी वो यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है कि अगर चाइना तेज चलेगा, चाइना जो है वो नाटक करेगा ताइवान के ऊपर, तो हम उसे फोर्सफुली जो है वो निपटाएंगे, फिर हम भी उसके ऊपर अटैक करेंगे चाइना के ऊपर। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है इसकी जानकारी है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड पूछेंगे। क्या होता है भैया ग्रीन हाइड्रोजन, कौन बताएगा मुझे? ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन 100% क्या क्लीन होता है? ग्रीन हाइड्रोजन क्या 100% क्लीन होता है? ग्रीन हाइड्रोजन क्या 100% पॉल्यूशन फ्री होता है? कोई बताएगा? बिल्कुल गाइस, ग्रीन हाइड्रोजन 100% पॉल्यूशन फ्री होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ये बताइए कि ये ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है? काय से बनेगा? हम ग्रीन हाइड्रोजन काय से बनाएंगे? कहां पर है? आपके आसपास हाइड्रोजन है क्या? आपके आसपास हाइड्रोजन है? हाँ बिल्कुल, आपके आसपास जो पानी है ना, पानी की बॉटल रखी होगी, क्या है वो? H2O है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से, वेरी गुड शिवानी जी, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से इलेक्ट्रोड डालते हैं, करंट पास करते हैं, और जब करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन मिल जाता है। बट जब ये, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो आएगी, इसको भी चाहिए एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट कर रहे हैं पानी के अंदर, जैसे कि हमने जो करंट पास किया,
ये अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट कर रहे हैं तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। और क्योंकि देखो आप लोग जानते हैं guys, हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो क्या रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बिजली आ रही है? नहीं, कोयला जल रहा है तब जाकर बिजली हमारे घर पे आ रही है। तो अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन अगर तैयार करते हैं पानी से तो वो 100% नहीं होगा अगर हम वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे जो कोयले को जलाकर बनाई जाएगी, तब वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं जो कि सोलार पावर के माध्यम से जनरेट की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जनरेट की गई है, तब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और उसके बाद फिर हाइड्रोजन बनाएंगे, तब हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है? नहीं प्राची जी, कैसे कॉस्टली होगा आप मुझे बताइए। इनिशियली इनिशियली इट विल बी कॉस्टली, बट इन द लॉन्ग रन ये सस्टेनेबल है। लॉन्ग रन ये सस्टेनेबल। आप मुझे एक चीज बताएं कि पेट्रोल के कंपैरिजन में, अच्छा मुझे बताओ कि कोयले के कंपैरिजन में सोलर ग्रिड लगाना ज्यादा बेटर है? कोयले जलाने से बेटर है सोलर ग्रिड लगा लो। आप बताइए, आप कोयले को जलाएंगे, फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तो वो तो ज्यादा कॉस्टली है। उसके कंपैरिजन में तो हमें, अगर हम जैसे कि मैं ही हूं, मैंने अभी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाई है, राइट, वो सस्ती पड़ रही है, एवरेज भी लंबा पड़ रहा है, सस्ती भी पड़ रही है, एनवायरमेंट के लिए भी 100% तो क्लीन नहीं है बट ठीक है, अच्छी है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल। सो हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं, पॉकेट को भी टारगेट कर रहे हैं, राइट, ये चीज है। सो अभी हुआ ये है कि इंडिया ने कहा है कि इंडिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन का लीडर बनने वाला है। उभरेगा इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के लीडर के तौर पर। और ये चीज कही गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग अभी चल रही है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर, तो वहां पर ये घोषणा जो है वो की गई। तो इसको लेकर ये टॉपिक था, बट इसमें आपको मेनली ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में समझना था, जो कि हमने समझ लिया। मोनोपोली खत्म हो जाएगा, कोल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली कोल कोल की डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी है, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व हमारे पास बहुत कम है। आपने अगर ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ा है तो एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि जिस रेट में हम आज की रेट में कोयले का, आई थिंक रिकॉर्डिंग बंद हो गई, ये पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसे बंद हो जाती है। चलिए, मैंने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी थोड़ा सा समझाया था। चलिए एनीवेज, तो मैं आपसे आपको ये बता रहा था कि जैसे आपने मेंशन किया है कि कोयले को लेकर, तो आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा किस चीज को, ये एनसीईआरटी को, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जिस रेट में हम लोग कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं आज की रेट में, उस रेट पर अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो 40 साल का ही मात्र रिजर्व हमारे पास बचा हुआ है। पूरे दुनिया भर के पास सिर्फ 40 साल का ही रिजर्व है। पीएम कुसुम योजना के थ्रू फार्मर्स को इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो अपने फार्म लैंड में बिल्कुल सोलार पावर प्लांट लगाएं, ये पंप्स, सोलार पंप्स जो है वो लगाएं। वेरी गुड, गुड। ये है तैयारी आप लोग की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने ये न्यूज़ जो है वो कवर कर ली। ये 2 न्यूज़ हमारे लिए जो है वो काम की नहीं है। हालाँकि इस पर हम लोग थोड़ी आगे चल के जो है वो चर्चा करेंगे कि वेस्ट बंगाल जो है वो मना कर रहा है। वेस्ट बंगाल ने बोला कि जो केंद्र सरकार ने जो ड्यूटी कट करी है अभी पेट्रोल के ऊपर, उसको ये फॉलो नहीं करेंगे, राइट? तो ये चीज़, और कर्नाटक का इश्यू तो आप जानते ही हैं गाइस। कर्नाटक के अंदर जैसे भगत सिंह जी हुए और जो फ्रीडम फाइटर हुए, तो उनके चैप्टर्स हटाने को लेकर एक प्रपोजल रखा गया था जिस पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। फिर अभी ये कह रहे हैं कि अभी उसको जो है, कल कल की न्यूज़ थी, उन्होंने बोल दिया था कि अब जो है वो ये डिसीजन जो है वो इनका फ्रीडम फाइटर के चैप्टर्स को हटाने का वो उन्होंने रद्द कर दिया। बट अभी ये कह रहे हैं कि उसको ये एडिट करेंगे, वो हटाएंगे नहीं, थोड़ी सी कुछ चीजें जो है वो उसमें एडिट की जाएंगी। चलिए एनीवेज, ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगी आज, और इसी को लेकर एक आर्टिकल भी है, एडिटोरियल भी है, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे एनवी रमन्ना, तो इन्होंने ये चीज बताई है, कंसर्न, चिंता जो है वो व्यक्त करी है कि आज की डेट में जजेस के ऊपर जो अटैक हो रहा है फिजिकली भी और सोशल मीडिया पर भी, ये एक ग्रेव कंसर्न है, एरिया है ग्रेव कंसर्न का, मतलब बहुत ही चिंता का एक विषय है। और ये बात सही भी है कि जजेस के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा अटैक हो रहे हैं। कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि झारखंड के एक जज जो है उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था, राइट, उनको मार दिया गया था, पीछे से जो है वो गाड़ी ठोक दी गई थी, राइट। तो ये चीज भी आप जानते हैं। गाइस, ये वाली रिपोर्ट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चाहें तो इसका नोट्स बना लें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नवा एडिशन हमें देखने को मिला, टाइटल है वर्ल्ड ऑफ वर्क का, वर्ल्ड ऑफ वर्क का। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में
11.2 करोड़ जॉब का नुकसान हुआ है, लॉस हुई है जॉब की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। और ये वाली बात तो आप जानते ही हैं, ये पूरे दुनिया भर में ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। लो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है पूरे दुनिया भर में। नंबर ऑफ वर्क्स वर्कड ग्लोबली, यानी कि लोग आर्स वर्क आर की मतलब पूरे दुनिया भर में जो लोग बाग काम करते हैं घंटों तक, तो उसमें ड्रॉप जो है वो आ गया है क्योंकि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, राइट। तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस इशू देयर इज वन मोर इशू दैट यू नीड टू रिमेंबर। मेंस में लिखने के लिए एक इशू और ध्यान में रखना, वो इशू क्या है? कई जॉब अवेलेबल है भी, बट प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को जो पे चाहिए, लोगों को जो सैलरी चाहिए, उस सैलरी में उनको वो जॉब नहीं मिल रही है। अंडर पे लोगों को जॉब मिल रही है, तो इसके कारण लोग जो है वो एग्री नहीं हो रहे हैं जॉब करने के लिए। दे वांटेड टू डू वर्क, बट बिकॉज कि जब उनको जो ऑफर किया जा रहा है तो उस ऑफर में वो रेडी नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट केस जो कि कोविड 19 के बाद से जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ना ही सिर्फ कोविड 19 ने, पहले भी था जब इंडिया स्लो डाउन की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिली रही थी, राइट। इसके अलावा जेंडर गैप इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट सिनारियो का ये भी रिपोर्ट के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है। इंडिया और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज excluding India experienced a deterioration of gender gap in work hour. However, because of initial level of hours worked by women in India was very low. Initially आप जानते हैं कि वुमेन को जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, राइट, जॉब्स वगैरह में। तो अभी जब अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो गई, तो जो वर्किंग आवर जो है एज कंपेयर टू वुमेन, मेन के वर्किंग आवर में ज्यादा गिरावट जो है वो आई है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। For every 100 women at work prior to pandemic, 12.3 women would have lost their job. तो कोरोना वायरस से पहले हर 100 महिलाओं में 12.3 वुमेन, या फिर अपन 12 महिलाएं लेते हैं कि हर 100 महिलाओं में 12 महिलाएं जो हैं उनको जॉब से निकलना पड़ता था, यानी कि जॉबलेस हो जाती थी वो, राइट, ऑन एन एवरेज। और फिर पेंडेमिक के बाद हर 100 मेन में हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिला कि इक्विवेलेंट फिगर जो है वो ये 7.5 का जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। कि मतलब कि हर 100 पुरुषों में 7.5 या अपन 8 मान लेते हैं कि 8 पुरुष जो है उनको जॉब से हटाया जा सकता है। यहाँ पर जो था वो वुमेन का रेट जो था वो ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा था, बट आफ्टर पैंडेमिक ये रेट जो है वो रिवर्स हम लोग को देखने को मिला। और फ्रेश लॉकडाउन जो है वो चाइना के अंदर, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रशिया के अंदर, ग्लोबल लेवल पर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, राइट। तो ये सब मेन रीजन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण से लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये काफी बेसिक चीज है, बट इसमें मैं चाहूंगा कि आप ये ध्यान में रखें कि 9th एडिशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिलीज हुआ, और जो जिसका टाइटल जो है वो है वर्ल्ड ऑफ वर्क, वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये चीज थी, बाकी हमने सब इस पेज का जो है वो कवर कर लिया। तो पहला पेज हो गया हमारा फिनिश। सेकंड पेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सिटी से रिलेटेड है, दिल्ली से रिलेटेड। और 150 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो दिल्ली के अंदर अब शुरू हो रही हैं, 3 दिन के लिए फ्री में लोगों को बस में घुमाया जाएगा, राइट। सेल्फी खींचने का भी आएगा, इसके आगे भी एक चीज मैं आपको बताऊंगा। बाकी वाली न्यूज अपने लिए काम की नहीं है, इस तरह वाली न्यूज भी हमारे लिए काम की नहीं है। थर्ड थर्ड अगेन सिटी की न्यूज है, तो ये पहले पेज पे ही हमने डिस्कस कर लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। मौसम कल का वाकई में काफी ज्यादा अच्छा था, ठीक है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ जो है वो स्टेट से रिलेटेड है, पॉलिटिकल न्यूज मेनली हम लोग को जो है वो नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, नई इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के रोड्स में जो है वो दिखाई देंगी, फ्री राइड है सभी के लिए इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर 24 मई से 26 मई के बीच में। और राइड जो है वो महिलाओं के लिए सभी बस में सभी दिन जो है वो फ्री रहेंगी, राइट। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखो 12 मीटर लो फ्लोर एसी बस होंगी, ये जीपीएस और लाइव ट्रैकिंग भी इसकी रहेगी, सीसीटीवी कैमरा और पैनिक बटन भी होगा, जीरो स्मोक, 100% इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि पॉल्यूशन फ्री बिल्कुल बस दिल्ली के अंदर शुरू कर दी गई है आज से, ठीक है। अब एडिटोरियल पर हम लोग आते हैं। देखो ये जो पहला एडिटोरियल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये जर्नलिस्ट है सीमा चिश्ती जी, इनका ये एडिटोरियल है। हालांकि इस एडिटोरियल के अंदर कुछ खास चीज जो है वो मुझे नजर नहीं आई है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है ज्ञानवापी मस्जिद जो हम लोग को देखने को मिल रही है, उसका मामला क्या, यहाँ पर सभी जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, क्या सभी को पता है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में? कोई एक ऐसा है जिसको ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में नहीं पता? नहीं पता तो पूछो, मैं आपको बताऊंगा ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। तो लाइव सेशन अटेंड किया करो वो, क्योंकि ये जो ऐसी चीज है जो कंटिन्यू बहुत दिनों से जो है वो चली आ रही है। तो आई थिंक, अच्छा ज्ञानवापी मस्जिद देखो, कई पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ज्ञानवापी मस्जिद है कहाँ पर, ये कहाँ पर बताइए? वाराणसी। वाराणसी में ये मस्जिद है।
अब हुआ क्या है कि इस मस्जिद के अंदर, जैसे कभी भी हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो एक प्लेस होती है ना जहां पर हम लोग हाथ पैर धोकर जो है वो अंदर एंटर करते हैं, है ना? वैसे ही मस्जिद के अंदर भी एक प्लेस है, कुंड है, जहां पर हाथ हाथ वगैरह धोकर, हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर मस्जिद के अंदर जो है वो जाया जाता है। अब वो जो कुंड है, वहां पर कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वहां पर शिव जी की शिवलिंग है, वहां पर शिव जी की पिंडी है, शिवलिंग है। और ये चीज गई कोर्ट में। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि चलो वहां पर एक काम करो, वीडियोग्राफी करवाओ, वहां पर चेक कराओ वहां पर पिंडी है कि नहीं। तो जब वीडियोग्राफी करवाई गई तो वहां पर शिवलिंग निकला, मतलब मंदिर के जो वो कुंड था, वो जो जो एरिया था जहां पर जो है वो हाथ पैर धोए जाते हैं, उसके बीच में जो था वो एक वो था, शिवलिंग था। फिर जो मस्जिद जो है, उनके जो केयर टेकर है, जो देखभाल कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद की, तो उनका कहना है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है, राइट? जो फाउंटेन होता है ना, सोचते हो कि एक हम लोग को फाउंटेन देखने को मिलता है जिससे कि पानी वगैरह जो है वो निकलता है, राइट? तो वो कह रहे थे कि वो एक फाउंटेन है, तो वो शिवलिंग नहीं। तो अभी मामला जो है वो कोर्ट में जो है वो चल रहा है, राइट? अब पूरे एडिटोरियल के अंदर मेनली इन्होंने दो चीजों के बारे में डिस्कशन किया, एक तो बाबरी मस्जिद के केस में डिस्कशन किया है, और एक जो है वो इन्होंने कंपैरिजन करने की जो है वो कोशिश करी है। अच्छा, और इन्होंने एक क्रिटिसिज्म भी जो है वो किया है। किस तरीके का क्रिटिसिज्म किया है? इन्होंने क्लियरली इस चीज के बारे में मेंशन किया है कि पहली बात तो ये जो चीज जो चल रही है, ये कोर्ट के अंदर जो रूलिंग्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिल रही है, जो जजमेंट जो जो देखने को मिल रहे हैं, पहली बात तो इनका कहना ये भी था कि इस प्रकार के जो केसेस है उसे एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1991 का एक केस है। कौन सा केस है? क्या आप सभी लोग जानते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के बारे में? क्या सभी लोग इस कानून के बारे में जानते हो? मैंने कई बार पहले भी इस कानून को पढ़ा चुका हूँ, नहीं जानते तो प्लीज बताओ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो सिंपल तरीके से मैं आपको रिपीट करता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, इसके इससे रिलेटेड नोट्स भी बना लो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 क्या कहता है। 15 अगस्त 1947, मैं रिपीट करता हूँ, 15 अगस्त 1947 के दिन, और उससे मतलब उसके दिन, मतलब उसी दिन और उसके बाद से जितनी भी पर्टिकुलर, या उस दिन को फ्रीज कर दो आप कि 15 अगस्त 1947, कि इस दिन तक जितनी भी मंदिर, जितनी भी मस्जिद, जितने भी गुरुद्वारे, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो एज इट इज रहेंगे। उनके ऊपर अब कोई विवाद नहीं होगा उनके कन्वर्जन का, उनकी चेंज होने का। बात समझे? रिपीट करूं फिर से कि प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के दिन तक जितनी भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो एज इट इज रहेंगे, उनमें चेंजेस नहीं आएगा। एग्जेम्पशन था बाबरी मस्जिद वाला मामला, अयोध्या का जो मामला हम लोग को राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो देखने को मिलता है, वो बस एक एग्जेम्पशन था। कहा था कि उस पर उसको जो है वो इस कानून के तहत नहीं लाया जाए, बाकी जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं एज इट इज रहेंगी। तो एडिटर का कहना ये है, मानना ये है कि जब ऑलरेडी ये 1991 में ये कानून था, बन चुका था, तो आज की डेट में क्यों इसको जो है वो आप शिफ्ट कर रहे हो, क्यों एंटरटेन कर रहे हो इस प्रकार की केसेस को? क्योंकि आपने जब एंटरटेन किया वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के केस को, तो और भी केसेस जो है वो सामने नजर आना शुरू हो गए, लगातार हम लोग को देखने को मिला, जैसे कि मथुरा का शाही ईदगाह, और फिर कुतुब मीनार के आसपास के एरिया को जो खुदाई करने की जो डिमांड की जा रही है, तो ऐसे केसेस जो है वो आने लगे, राइट? तो अगर कोर्ट ही जो है वो अपने कानून को, जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, उस कानून को जो है वो कोर्ट ही पुष्टि नहीं करेगी, उस पर स्टिक नहीं रहेगी, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। ये सिनेरियो जो है वो और डिस्टर्ब जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके की बात जो है वो उन्होंने कही है। और इंडिया के अंदर ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सिचुएशन जो है इंस्टीट्यूशन की, वो डिक्लाइन होती जा रही है, या इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस जो है उसकी सिचुएशन डिक्लाइन होती जा रही है। इसका सिंपल शब्दों में मतलब ये है, जैसे कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सीजेआई ने हमारे कंसर्न रेज किया था कि जजेस के ऊपर अटैक हो रहा है, राइट? तो ये जजेस जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन पे ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो ये चीज तो क्लियरली जो है वो नजर आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पे ले लो या बाहर ले लो, फिजिकली अटैक हो रहे हैं क्लियरली। अभी सीजीआई ने बोला, आज के न्यूज़पेपर में हमने देखा, राइट? और इंडिया को इवन क्लासिफाई किया गया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के तौर पर। तो इन्होंने बेसिकली रूलिंग पार्टी के ऊपर अटैक किया है। इन्होंने बोला है कि ये सब जो आइडियोलॉजी जो चल रही है वो रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है। इन्होंने ये एक जगह पर
क्लियरली मेंशन भी जो है वो किया था कि ये आइडियोलॉजी का वो है केस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट? ये जो कि इस प्रकार की जो है वो चीजें चल रही हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदुत्व को लेकर भी पहले कई बार आर्टिकल जो है वो आ चुके हैं, तो कह रहे हैं कि ये आइडियोलॉजिकल एक स्ट्रीम है जिसके कारण से ये सब केसेस जो है वो उठकर आ रहे हैं, राइट? और इवन जैसे कि अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो उसमें भी हम लोग को देखने को मिला कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो 30 वर्स्ट कंट्री में से एक हम लोग को देखने को मिली आउट ऑफ 180 कंट्रीज, राइट? और ये चीज बताई जा रही है कि 2015 से इंडिया का डेमोक्रेटिक लेवल जो है वो गिर गया है, राइट? जस्टिस जे एस वर्मा की रिपोर्ट, जो वो उस समय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2002 के दंगों पर जो है वो मेंशन करी थी, तो उसमें भी ये चीज इन्होंने बताई थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबरी मस्जिद को ज्ञानवापी के केस के साथ कंपेयर करने की कोशिश करी। तो कंपैरिजन में इन्होंने एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन भी किया, क्योंकि पहले जो है वो इतना लिबरलाइजेशन नहीं था। पहले जो था वो स्टेट ओन्ड एंटिटी हमें देखने को मिलती थी। आज की डेट में हम लोग जिस अपना माइंडसेट जो लगाते हैं, अपन सोचते हैं ना कि लोग आज की डेट जो है वो चेंज हो गई, लोग ज्यादा आज की डेट में रिलीजियस नहीं करते, लोग आज की डेट में थोड़ा सा कैपिटलिस्ट अप्रोच के हो गए हैं, मतलब कि उनको पैसा चाहिए, उनको कमाई चाहिए, उनको पावर में आना है, तो और उनको कोई लेना देना। जैसे युवाओं की अगर बात करें, तो युवा जो है वो किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, कमाई के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, राइट? कि छोड़ो यार ये सब भाड़ में जान दो, ये दंगे वंगे, क्योंकि दंगे वंगे के कारण जो है वो कुछ मिलता नहीं है, हमको अपनी शॉप बंद करनी पड़ती है, बिजनेस बंद करना पड़ता है, इससे बेटर है कि सब मिल बांट के जो है वो खाओ पियो एंजॉय करो, मिल के रहो। ऐसा हम लोग पॉजिटिवली सोचते हैं, बट ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ग्राउंड लेवल पर कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल फिगर्स जो है वो कई बार इन्फ्लुएंस कर देते थे। ये चीज उन्होंने क्लियरली बताई कि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो है वो उन्होंने टारगेट किया है। इन्होंने बोला है कि ये सब जो पूरा इशू जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो है वो, ये देखिए क्लियरली लिखा है, दिस इज दिस इज पार्ट ऑफ अ कोर आइडियोलॉजिकल बिलीफ ऑफ द रूलिंग, core ideological belief, and it would want court to just award it to majoritarian mobs। तो इन्होंने क्लियरली ये चीज कही है कि जो मेजोरिटी जो है वो चाहती है हिंदुइज्म, तो क्लियरली ये कह रहे हैं कि वो जो है कोर्ट जो है वो उनके फेवर में जो है वो अपना जजमेंट है। तो ये एक चीज जो है उन्होंने बताने की कोशिश करी है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया के केस में जैसे ये ज्ञानवापी का मस्जिद जो उठा है, वो कोई हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड नहीं है। इंडियन हिस्ट्री तो ऑलरेडी पहले भी कॉम्प्लेक्स थी। हिंदू वर्सेस मुस्लिम का इशू पहले भी हम लोग को देखने को मिलता था, और ना ही सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम का इशू, जैसे कि शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स का भी इशू हम लोग को देखने को मिलता था। ब्राह्मण्स जो है वो शर्मन्स के अगेंस्ट हम लोग को जाते हुए नजर आए कई बार। बुद्धिस्ट और जैन जो है वो सभी के अगेंस्ट जो है वो गए थे, सभी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो गए थे। तो ये सब चीजें उन्होंने बताने की कोशिश करी, राइट? तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में एक आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। मेनली आपको ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में पता होना चाहिए इशू, और दूसरा आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके अंदर ये दो काम की चीज है जिस पर मेनली आप फोकस करिए, राइट? चलिए, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल जो है वो फिलिप जी एल्डबैश और एल्डो मैथ्यूज का ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में जरूर जो है वो लिखिएगा। और फिलिप जी एल्बैश जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये रिसर्च प्रोफेसर है और डिस्टिंग्विश्ड फेलो हम लोग को सेंटर फॉर इंटरनेशनल हायर एजुकेशन बॉर्डसन कॉलेज यूनाइटेड स्टेट्स के देखने को मिलते हैं। और मैथ्यू जो है वो डेप्यूटी एडवाइजर है यूनिट फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली के। देखो यार, इतना बढ़िया सा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये चीज कही गई कि जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सभी लोग जानते हैं ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एजुकेशन सेक्टर में एक रिफॉर्म है, एक बदलाव जो है वो एक बड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये किसमें, हायर एजुकेशन के अंदर एक बड़ा बदलाव है काफी सारे एरियाज में। मेनली इसमें टारगेट किया जा रहा है इंटरनेशनलाइजेशन। सबसे बेस्ट ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। क्या है ये इंटरनेशनलाइजेशन? कि हमारी जो इंडियन कॉलेजेस हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, ये फॉरेन के कॉलेजेस, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो है वो डिलीवर करें। इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है उसको स्ट्रेंथन जो है वो हम कैसे करेंगे, हायर एजुकेशन की मदद से। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? कोलैबोरेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। नए नए आइडियाज और इंस्टीट्यूशन जो है वो अब्रॉड से आएंगे, और वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करेंगे। तो ये चीज जो है वो उन्होंने बताने की कोशिश करी। और इसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ले लो आप,
राइट। तो ये एक एग्जांपल है न्यू मॉडल ऑफ इंटरनेशनल एकेडमिक पार्टनरशिप का जो इंडिया में उभर रही है। ये गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसकी पार्टनरशिप के साथ? यूनिवर्सिटी ऑफ ईडनबर्ग की पार्टनरशिप के साथ। राइट। तो ये एक चीज हमने देखी कि गुजरात के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी है, राइट, एक इंस्टीट्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ पार्टनरशिप करके जो है वो चलाया जा रहा है। करंटली इंडिया जो है वो अलाउ नहीं करती है एंट्री या ऑपरेशन को फॉरेन यूनिवर्सिटी ब्रांचेस कैंपसेस की। जैसे कि फॉरेन के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसकी एक ब्रांच है, वो इंडिया अलाउ नहीं कर रही कि उसकी कोई एक ब्रांच जो है वो इंडिया में ओपन हो। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो हमें देखने को मिल रही है, ये एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज की एंट्री को अलाउ कर रहा है। इसने रिकमेंड किया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है जिनकी रैंक टॉप 100 की कैटेगरी में आती है वो इंडिया में आकर ऑपरेट कर सके। और फरवरी 2022 में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपनी बजट की स्पीच के दौरान भी ये अनाउंसमेंट दिया था कि दुनिया की बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो है वो अलाउ की जाएंगी इंडिया के अंदर एक प्लान्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट गुजरात गिफ्ट सिटी के अंदर। तो ये चीज इन्होंने ऑलरेडी 2022 की बजट स्पीच में अनाउंस किया। मतलब कि कहीं ना कहीं अब हम जो है वो क्या किस चीज पर जो है फोकस कर रहे हैं कि हम जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी टॉप 100 की कैटेगरी में, टॉप 500 की कैटेगरीज में, उसको हम इनवाइट करेंगे जिससे कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेटर हो। ना ही एजुकेशन सिस्टम बेटर हो, हम जो है वो इंडिया के अंदर हमारे जो यूथ है, हमारे जो युवा जो है इंडिया के अंदर न्यू न्यू इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करें जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर हमें देखने को मिलती है। राइट। सो जैसे कि हम बात करें दो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, फ्रांस और इटली की, तो इन्होंने जो है वो इंटरेस्ट अपना एक्सप्रेस किया है, जताया है। ये चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये कैंपसेस जो है वो स्टैब्लिश करें। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक कमेटी जो है वो तैयार करी है कि एक ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया जाए, बनाया जाए, जिससे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है टॉप 500 की कैटेगरी में, तो वो इंडिया के अंदर अपने कैंपसेस स्टैब्लिश कर सकें। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी आवश्यकता है कि उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए फॉरेन इंस्टीट्यूट को। वही हमारी कंट्री के अंदर पेपरबाजी जो होती है ना, अब यार कोई इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होगा तो उसको अलग अलग जगह से जो है वो सिग्नेचर कराने होंगे, एनओसी लेनी होगी, अलग अलग जगह से सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे। राइट। तो वो कह रहे हैं कि भैया फॉरेन इंस्टीट्यूट को आपको अगर यहाँ पर लेकर आए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रिंसिपल को फॉलो करो, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर स्टैब्लिश होने में। राइट। तो ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। और करंट इनिशिएटिव किस प्रकार का हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो आज की डेट में देखो इसमें बताए सबसे बेस्ट चीज जो मुझे ये लगी है, देखो ये सब तो कॉमन सी चीजें जो आपके दिमाग में आ ही रही होंगी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इंडिया में आएगा तो इंडिया को क्या फायदा होगा। बट गाइस सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो किस तरीके का चैलेंज है, वो है प्रॉफिट। कई बार क्या होता है कि लोग बाग जो है कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट का बड़ा इशू है। जो पूंजीवाद जो लोग होते हैं ना कैपिटलिस्ट, उनका ये कई बार गेम करते हैं। इनको ये तो इन्वेस्टर है, दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, दे जस्ट वांट कि उनकी पॉकेट जो है वो भरी रहे, उनकी जेब जो है वो भरी रहे। राइट, एग्री इट और नॉट। तो उनको तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी जेब भरनी है। तो ये कह रहे हैं कि यार ये वाली इस तरीके की अप्रोच जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की अप्रोच जो है वो यहाँ पर होगी, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या आएगी कि कंट्री के अंदर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर करने का, वो नहीं हो पाएगा। तो इस इशू से बचना है कि लोग बाग जो है वो अपनी जेब को भरने के लिए, इन्वेस्टर्स अपनी जेब को भरने के लिए ऐसे फॉरेन कैंपसेस को, यूनिवर्सिटीज को इनवाइट ना करें। राइट। सो आज की डेट में हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि अलग अलग प्रकार की पार्टनरशिप इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के बीच में हो रही है। जैसे ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम ऑफर किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा और मोनाश रिसर्च एकेडमी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एकेडमी ऑफ रिसर्च के द्वारा, और दोनों के ही जो है वो ऑस्ट्रेलियन पार्टनर है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोग को मेलबोर्न इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमी का देखने को मिल रहा है। ये भी एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर और का यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो इनका एक पार्टनरशिप हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट। तो इस प्रकार की ऑलरेडी पार्टनरशिप जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। राइट। हमारी कंट्री के अंदर की, हमारी कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करके जो है वो कोर्सेज वगैरह अपने स्टैब्लिश करें। राइट। हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो डिलीवर करें। सो जब स्टैब्लिश किया जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटी की ब्रांच कैंपसेस को, तो ये एनकरेज करेगा एक प्रकार का कंपटीशन मेनली बिटवीन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और फॉरेन ब्रांच इंस्टीट्यूशन।
तो हमारी कंट्री के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और फॉरेन ब्रांच की इंस्टीट्यूशन के बीच में कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन जो होता है गाइस वो हमेशा हेल्दी होता है। आप कंपीट करते हो किस लिए? क्योंकि आप अपने आप को जो है वो डेवलप करो। और सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको एक चीज 100% पता होनी चाहिए कि आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, आप से खुद से है। आपका कंपटीशन किसी और से कभी नहीं होगा। आपको अपने आप से कंपीट करना है। आपको डे बाय डे जो है वो ग्रो करना है, राइट, ऑन अ रेगुलर बेसिस। पिछले दिन से ज्यादा आपको जो है वो आज पढ़ाई करनी है और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। टाइम पर रहना है, अपने आप को टाइम पर रहना, डिसिप्लिन में रहना बस सिखाओ। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, दैट्स इट। चलिए, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और फॉरेन ब्रांच के जो इंस्टीट्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, उनके बीच में एक अच्छा कंपटीशन होगा, राइट। एंड इसके कारण हम लोग को दैट बट वुड हैव लेस इम्पैक्ट ऑन पब्लिक यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, प्राइवेट और फॉरेन ब्रांच पर ही जो है वो कंपटीशन जो है वो चलता रहेगा। ब्रांच कैंपस इफ इफेक्टिवली मैनेज्ड could bring much needed new ideas about curriculum। अब इसको प्रॉपर तरीके से हम मैनेज करते हैं तो कॉलेज का करिकुलम और पेडोगॉजी और गवर्नेंस, तो इंडियन हायर एजुकेशन का, तो इन सब चीजों में हम लोग को चेंजेस जो है वो नजर आएंगे। अच्छा, इसमें जो इन्होंने लिखा है ना कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं करेगा, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं मेंशन करनी चाहिए थी। हमें इवन अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज को भी बूस्ट करना चाहिए। पब्लिक यूनिवर्सिटीज को भी इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ, फॉरेन ब्रांचेस इंस्टीट्यूशन के साथ compete करें। तो उस पर हमें जो है वो मेनली टारगेट करना चाहिए। क्योंकि देखो, हो तो रहा है कि हम अपने अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए बहुत कम रिफॉर्म्स आ रहे हैं। आई थिंक कि आपने भी इस चीज को जो है वो देखा होगा। गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी ऑब्सोलीट हो जाएगी ना, मतलब इसको एलैबोरेट करो, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो। चलिए, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनको भी इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए। कुछ उनको भी टास्क अलॉट करना चाहिए कि अगर वो टास्क एक पर्टिकुलर फिनिश करते हैं, 100% रिजल्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए, राइट। और उस टेस्ट में अगर स्टूडेंट जो है परफॉर्म करते हो, टेस्ट जो है वो थर्ड पार्टी के द्वारा लिया जाए, नहीं तो फिर घोटाला वाली बात तो आप जानती है हमारे यहाँ होती है, राइट। तो उससे क्या होगा कि उससे उससे पता लगेगा कि किस किस इंस्टीट्यूशन में बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। और जिस इंस्टीट्यूशन में ध्यान दिया जा रहा है उस इंस्टीट्यूशन को सर्टिफाई करो, उसको और फंड दो, और बेटर बनाओ, राइट। तो इससे फायदा होगा, इससे हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है वो बूस्ट होंगे। क्योंकि देखो, आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, गवर्नमेंट सेक्टर की, राइट, तो आपको जाने की जरूरत है। जब प्राइवेट और फॉरेन टूवर्ड्स करेगी तो गवर्नमेंट एजुकेशन तो बैकवर्ड रह जाएगा ना। वही वही चीज तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, वही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी हम लोग को आगे बढ़ाने पर विचार करना है, उसको भी बैकग्राउंड पर रखने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं कि आप कह रहे हैं कि जो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके कारण गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। बट अगर प्रॉपर तरीके से उसको इफेक्टिव तरीके से अगर हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें सभी डायरेक्शन में, तो नहीं पहुंचने वाला है। इट इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। अगर प्रॉपर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, तो बैलेंस कर सकते हैं हम चीजों को। बैलेंस ही नहीं, हम बेटर कर सकते हैं सभी चीजों को, पब्लिक प्राइवेट को एक साथ जो है वो उठा सकते हैं। और इंडिया जो है गाइस, पूरे दुनिया भर में एक ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्री बन गई है जहां पर हायर एजुकेशन की पावर जो है वो इमर्ज होती जा रही है, उभरती जा रही है। दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम स्टूडेंट्स के मामले में। 4,61,792 स्टूडेंट्स हमारे अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं, और ये डेटा यूनेस्को के इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स का हम लोग को नजर आया है। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि इंडिया के अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज को जो है वो अट्रैक्ट करना। इवन और ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि उनके लिए ऐसी कंडीशन डेवलप करना कि वो यहाँ पर आकर स्टैब्लिश हो सके, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों में चेंजेस जो है वो लाने पड़ेंगे, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमें, जो मैं अभी आपको बता रहा था, हमें क्या चीज प्रिवेंट करनी है, प्रॉफिट सीकर्स को प्रिवेंट करना है कि वो इंडियन मार्केट में एंटर ना करें। हमें मेनली वो लोग चाहिए जो एक्चुअल में क्वालिटी एजुकेशन पर टारगेट करते हो, या बैलेंस लेकर चले कि ठीक है यार, प्रॉफिट सभी को चाहिए, बट अगर आपको पैसा मिल रहा है, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अच्छा काम करो ना यार। बट वो यहाँ पर नहीं होता, लोग का काम छोड़े यार अपने यहाँ, पैसा लेने के बाद भी जो है वो चीजें नहीं करते हैं। तो दिस इज द इशू। एंड टू इनकरेज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस विद इनोवेटिव एजुकेशन आइडियाज, इनकरेज करो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को इनोवेटिव एजुकेशनल आइडियाज के साथ और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ, राइट, कि जिससे कि एजुकेशन सेक्टर
में जो है वो एक बड़ा रिफॉर्म, बड़ा चेंज जो है वो लाया जा सके, राइट? और क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि मेन टारगेट इज क्वालिटी एजुकेशन, इसको डिलीवर करना है। और बिग चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मल्टीपल रेगुलेटर है। मैंने आपको बताया ना कि अभी यहाँ से साइन करवाना है, वहां से एनओसी लेना है, यहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ से लाइसेंस चाहिए। तो ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो है, इसको जो है वो कम करना है, इसको जो है वो बहुत कम करना पड़ेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसलिए हम लोग को कुछ ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो लाने की आवश्यकता है, राइट? तो ये चीज है। और ब्रांच कैंपसेस जो है ये हेल्पफुल होंगे, जैसे कि स्किल रिक्वायरमेंट जो है उसको एड्रेस करने में। देखो क्या होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, आप देखिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं कि ये बेस्ट है? हम वहाँ की फैकल्टी से कंपेयर करते हैं, वहाँ की फैसिलिटी से कंपेयर करते हैं, वहाँ की जो फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो है उससे कंपेयर करते हैं। जो फैकल्टी जो है वो कितना अच्छा रिजल्ट निकाल पा रही है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, राइट? जो फैकल्टी है वो कितने अच्छे से स्टूडेंट को जो है वो समझ पा रहे हैं, उनको समझा पा रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हैं, उससे हम लोग करते हैं। तो ये स्किल्स जो है वो हमें डेवलप करवानी है। और ये सीखेंगे कैसे? हम लोग फॉरेन कैंपसेस से सीखेंगे, राइट? और आफ्टर एग्जामिनिंग नेशनल एक्सपीरियंसेस एल्सवेयर, अब दूसरी जगहों पर हम एक्सपीरियंसेस की जांच करने के बाद हम क्लियर कट पॉलिसी जो है वो लेकर आए और उसको इंडिया में इंप्लीमेंट करें। तो ये था एक काफी अच्छा टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीएस पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में ही आ सकता है ये वाला टॉपिक, राइट? चलिए, अब ये वाला जो टॉपिक था ये अपने लिए ये साइड वाले दोनों आर्टिकल काम के नहीं है। एक आर्टिकल के अंदर वही बात की जा रही है कि केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल रेट में जो कट किया है, राइट, छूट जो दी है, तो वेस्ट बंगाल सरकार जो है उसका कहना ये है कि इसके कारण जो है, मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेस्ट बंगाल सरकार ने भी जो है उस चीज के बारे में कहा था कि इसके कारण जो है वो कुछ फायदा जो है वो हुआ नहीं, बल्कि उल्टा स्टेट को ही जो है वो लॉस हो रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा था। और कुछ जगह जो है वो ऑथर ने ये भी कहा है कि लेटेस्ट कट जो है वो एक वेलकम स्टेप हम लोग को देखने को मिल रहा है प्राइस इन्फ्लेशन को जो है वो कम करने का। और स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है इन्होंने रिटेल फ्यूल प्राइसेस को भी जो है वो फरवरी में बढ़ा दिया था यूक्रेन वॉर के समय पर, राइट? तो ये एक अच्छा मूव है, ये अपन ने पहले भी जो है वो डिस्कस किया था, बट कुछ स्टेट जो है वो इसको एंटरटेन नहीं कर रही है, राइट? तो ये वाला टॉपिक जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। एटीपी और डब्ल्यूटीए जो है वो गवर्निंग बॉडीज हम लोग को मेन और वुमेन टेनिस टूर्स की देखने को मिलती है, ग्रैंड स्लैम वाली। चलिए, ये ओपिनियन वाला पेज जो है हमारे लिए उतना कुछ खास नहीं है, वैक्सीन क्यों एसेंशियल होती है, राइट? तो इसके बारे में भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लानिंग गोल्स वगैरह, तो ये इतना कुछ खास काम करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको एक आइडिया है, इसमें आपको मैं चाहूंगा कि ये लिख लो, टेरा यूएसडी, यूएस डॉलर, टेरा यूएस डॉलर। तो ये है स्टेबल कॉइन। क्या होता है गाइस स्टेबल कॉइन? जैसे कि बिटकॉइन जो है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, राइट, अप डाउन होती है। स्टेबल कॉइन के साथ ऐसा सीन नहीं है, स्टेबल कॉइन जो है वो स्टेबल रहता है, राइट? वो इतना फ्रीक्वेंटली जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता जितना कि बिटकॉइन करते हैं, राइट? महंगाई जो है वो अभी बढ़ी है, किसके कारण? हम लोग को देखने को मिला है कि यूक्रेन के अंदर वॉर हुआ है, उसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, उसके कारण। तो ये चीज आप ऑलरेडी जानती हैं। और बिटकॉइन जो है वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी है, राइट? 50% से भी ज्यादा इसके प्राइस जो है वो, इसमें गिरावट जो है वो आ गई है। ऑल टाइम हाई प्राइस जो था इसका लास्ट नवंबर में 68,000 यूएस डॉलर था। 50% जो है वो उसमें गिरावट आ गई, बिटकॉइन गिर गया। ये आसाम वाला एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, हैवी रेनफॉल है, फ्लड की सिचुएशन आपको पता ही है आसाम के अंदर पूरी तरह से। ये रेलवे लाइन जो है वो आपको पता है कि अफेक्ट हुई है, राइट? एक जो टॉपिक है इसमें बताया जा रहा है कि टोमेटो के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो की जाए, राइट? और उसके अंदर विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसको एड्रेस करने के लिए टोमेटो प्लांट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के बाद उसमें D3 जो है वो डाल दिया जाए, प्रो विटामिन। और D3 प्रो विटामिन जो है वो हेल्प करता है कि हमारी बॉडी जो है वो उसको कन्वर्ट कर देती है विटामिन डी में। और विटामिन डी जो है जो हमारी बॉडी के लिए किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है? तो विटामिन डी जो है वो एक प्रोसेस के लिए काफी हेल्पफुल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम होम्योस्टैटिस। तो ये लिख लो, कैल्शियम होम्योस्टैटिस, ये प्रोसेस है जिसे बॉडी को आवश्यकता होती है। बॉडी इस कैल्शियम होम्योस्टैटिस के माध्यम से बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करती है। ये लिख लो आप, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैल्शियम होम्योस्टैटिस। तो कैल्शियम होम्योस्टैटिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको जो है वो मेंटेन करने का काम करती है। तो यही कह रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर और पूरे दुनिया भर में जो पॉपुलेशन है
उसका 8.9% पॉपुलेशन हंगरी है और मेन रीजन इस हंगर का क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन। तो कह रहे हैं कि टोमेटो प्लांट जो है उसके अंदर आप चेंजेस लाकर जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उसमें ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने के लिए जीन्स जो है वो चेंज कर सकते हो। बाकी वाले क्वेश्चन आज के काम के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे डेली क्विज के अंदर। और 18 पिस्टल 30 मैगजीन जो है वो सीज हुई हैं 2 मिलिटेंट ग्रुप्स से कश्मीर वैली के अंदर। तो आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर इस क्या इशू चल रहा है कश्मीरी पंडित को लेकर। अभी हमने देखा भी था कल की न्यूज में कि सरकार ने जो है वो प्लान कर रही है कि वो काफी सारे, और उन्होंने कर भी दिया है कि काफी सारे जो एम्प्लॉइज हैं कश्मीरी पंडित जो है उनको उन्होंने शिफ्ट किया है, राइट। इसके अलावा जो सरकार जो है ये बताया जा रहा है कि पेंशन रूल जो है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है जो रिलेटिव्स हैं मिसिंग एम्प्लॉइज के, उनके लिए। देखिए होता क्या है, कहा यह जा रहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, अगर वो मिसिंग हो जाता है, लापता हो गया, राइट, कोई सरकारी कर्मचारी, तो जब तक उसकी कंफर्म्ड डेथ की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसका जो पेंशन है वो परिवार वालों को नहीं मिलेगा। या फिर अगर 7 साल के पीरियड तक उसकी कोई खबर नहीं आई तो उसको उसका पेंशन जो है वो परिवार वालों को नहीं मिलेगा 7 सालों के पीरियड तक। तो ये रूल कहता है। तो करंट रूल क्या कहता है ये समझ गए आप? फिर से रिपीट कर दूं, जो भी सरकारी कर्मचारी है अगर वो मिसिंग हो जाता है, अगर वो लापता हो जाता है, तो 7 सालों के पीरियड तक अगर वो नहीं मिल रहा है तब 7 इयर्स के पीरियड तक उसके परिवार वालों को पेंशन नहीं मिलेगा। और या फिर अगर उसकी डेथ रिपोर्ट हो जाती है तो उसके बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये करंट हम लोग को रूल देखने को मिल रहा है। अब इसी रूल को जो है वो चेंज किया जा रहा है, रिलैक्स किया जा रहा है बेसिकली। तो कह रहे हैं कि जैसे ही अगर एक व्यक्ति जो है वो अगर मिसिंग हो जाता है, लापता हो जाता है, तो तुरंत जो है वो सरकार पेंशन जो है वो परिवार वालों को देना शुरू कर देंगी। और बाई चांस वो बाद में मिल गया तो वो पेंशन का अमाउंट जो है उसकी सैलरी से काट लिया जाएगा। तो ये एक चीज थी छोटी सी जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी और कुछ खास नहीं है, बाकी रिपीटेड है। ये ताइवान वाला टॉपिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये नया ट्रेड इनिशिएटिव जो अभी हमने डिस्कस किया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये ज्ञान वापी मस्जिद का मामला आज जो है वो सुनवाई होगी। तो देखते हैं कि क्या होता है, कुछ नई चीज आती है क्या ये सुनवाई वाली। और ये कर्नाटक वाला इशू है वो टेक्स्ट बुक वाला, और ये वाला इशू है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनसे मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर विक्रांत। विक्रांत जो है वो क्या है गाइस, इंडिया का पहला इंडिया में बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या है? इंडिया का पहला इंडिया में बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। और राफेल एम और FA-18 ये ओरिजिनली डिजाइन किए गए हैं कि ये विक्रांत से ही ऑपरेट करेंगे, राइट। तो ये चीज अभी देखते हैं कि गोवा के अंदर इसकी उड़ान जो है वो भरेगी 2 F-18 सुपर हॉर्नेट जेट्स की। ये वाली रिपोर्ट हमने ऑलरेडी देख ली थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। एक वेबिनार है हमारे लिए काम करनी है, ये भी हमारे लिए काम करनी है। इसमें क्या चीज हम लोग को देखने को मिल रही है? अच्छा, एक क्षेत्र का नाम बस ध्यान में रखना, जंगल महल। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जंगल महल क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल पर ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र को ये यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि स्टेटहुड की डिमांड, यानी बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र को जो है वो सेपरेट करो वेस्ट बंगाल से। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई जापानीज इंडस्ट्री लीडर से, राइट। वही इन्वेस्टमेंट को जो है वो सीख करने के लिए, राइट। तो ये चीज थी इसके अंदर एक काम की। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के पर्पस के लिए सेंटर ने रिकॉन्स्टिट्यूट करी, फिर से बनाई इंटर स्टेट काउंसिल को। और इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है। इसके अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं और सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर इसमें एज अ मेंबर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं है कुछ खास। और नए बिलियन बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है ऑक्सफैम की, जिसके थ्रू बताया जा रहा है कि कोविड-19 के बाद ये चीज देखी गई कि हर 30 घंटे में एक नया बिलियनियर जो है वो क्रिएट हो रहा था, बन रहा था। और ये भी देखा गया कि हर 33 घंटे में काफी सारे लोग जो है वो पॉवर्टी में भी जो है वो जा रहे थे। 573 पीपल जो है वो नए बिलियनियर जो है वो बने हैं पेंडेमिक के समय पर, एट द रेट ऑफ 1 एवरी 30 आवर्स, हर एक व्यक्ति 30 घंटों में। और 263 मिलियन और लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं, एट द रेट ऑफ मिलियन पीपल एवरी 33
आवर्स, मिलियन पीपल, 10 लाख लोग, हर 33 घंटे में 10 लाख लोग हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी में जो है वो चले गए हैं। तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो। एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल हम लोग को प्रॉफिटरिंग फ्रॉम द पेन देखने को मिला है। ये पब्लिश हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 में, और ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि ये आंकड़ा, ये डेटा बता रही है। तो ये आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार की चीजें, कि नए बिलियनियर, यानी कि एक नया बिलियनियर हर 30 घंटे में कोविड पैंडेमिक के बाद क्रिएट हुआ है, और 10 मिलियन लोग जो है वो 33 घंटे में एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो है वो देखने को मिले हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने जो है वो भी रिसेंटली शुरू करी है एक प्रोसेस जिसके थ्रू 4% जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, वो रिजर्व कर दी जाएंगी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए। तो एक छोटी सी एक चीज थी एक। ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो एंथोनी एल्बनीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। जीडीपी में गिरावट हम लोग को जो है वो देखने को मिली है क्वार्टर 4 में 3.5% की। और हीट वेव जो है वो इन्फ्लेशन प्रेशर को और वर्सन करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि देखो जब हीट वेव चलती है तो लोग बीमार होते हैं, और जब लोग बीमार होते हैं तब हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि लोग जॉब पर नहीं जा पाते। अब जब लोग जॉब पर नहीं जा पाएंगे तब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि उनके हाथ में पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग टू देयर जॉब। तो डिमांड और सप्लाई का गैप हुआ, और डिमांड और सप्लाई के गैप में इन्फ्लेशन प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर जाएगा, मतलब राइज जो है वो कर जाएगा, राइट। चलिए, क्या चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अच्छा, चाइना ने अभी टफ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कोविड-19 के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। टफ रेस्ट्रिक्शन, और इसी रिस्ट्रिक्शन के कारण हम काफी सारी चीज जो है वो चाइना से जो इम्पोर्ट कराते हैं तो उसमें हम लोग को दिक्कत आ रही है। जैसे कि प्लास्टिक हो गए, केमिकल हो गए, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो गए, तो इसमें जो है वो स्लो डाउन आ रहा है। और इस चीज के बारे में क्रिसिल ने हम लोग को जो है वो बताया है। और इंडिया की इंपोर्ट की डिपेंडेंसी चाइना के अंदर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिली, और इसी पर ही हम लोग जो है वो आज की डेट में काम भी कर रहे हैं, आत्मनिर्भर, राइट। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। और बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज है, और वो अपने लिए कुछ खास काम की न्यूज ऐसी नहीं आई है। और इसी के साथ अपना आज का लेक्चर जो है वो समाप्त होता है, फिनिश होता है। मैं आप लोग को कोर्स के बारे में जो है वो बता देता हूँ। हमारा गाइस कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी सभी स्टूडेंट जो है ये तो जरूर कर लीजिए। और बाकी अनअकैडमी पर कुछ भी चीज अगर आप परचेज करते हैं तो आपको झासर कोड का जो है वो यूज करना है। कौन से कोड का यूज करना है? झासर, JHASIR। तो उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये देखिए हमारा एक कोर्स है जिसमें आपको जो है वो पूरी की पूरी 12 महीने का कोर्स है। जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स, ट्रस्ट, मेंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। जीएस पेपर 1 2 3 4 सब कुछ इसमें है। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए, करंट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ऐसी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस होंगी, क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी, बाइलिंगुअल कोर्स होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। सभी के सभी नोट्स है वो क्लास के दौरान अवेलेबल करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज जो है वो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को आपको मिलेगा। और फीस जो है वो इसकी मात्र 12,000 रुपीज है। और अगर आपको इसे ज्वाइन करना है या और कुछ जानकारी चाहिए तो 9713282838 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, चलें फिर साइन ऑफ करें। चलिए, अब मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस।